नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नॉलेज अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। और आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूँ एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स का एक नया वीडियो लेकर। यह छठा वीडियो है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिए और इससे लाभ उठाइए। और अभी तक जो हमारे चैनल पर नए हैं वे लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। और लाइक तथा शेयर कर दीजिए क्योंकि यही हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में एक नए टॉपिक जानेंगे एक्सरे सर्किट के बारे में, और उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम देखेंगे एक्सरे सर्किट। एक्सरे सर्किट जो है एक्सरे यूनिट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है और ये हमारा सिलेबस में भी है और हर एग्ज़ाम में इससे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आज चलिए देखते हैं, ये हमारा एक्सरे सर्किट का एक मोटा मोटी डायग्राम है। इसमें सबसे पहले देखिए, ये जो है ये साइन दिखा रहा है एसी करंट इनपुट का, मतलब अल्टरनेटिंग करंट यहाँ से इनपुट हो रहा है और यहाँ पे एक लाइन वोल्टेज मीटर होगा, लगा रहता है, वो एसी इनपुट में ही लगा रहता है। आप लोग एक्सरे मशीन अगर चलाए होंगे तो उसमें देख रहे होंगे लाइन वोल्टेज होता है, एक एमएस सेलेक्टर होता है, एक एमएस सेलेक्टर होता है, एक केवी सेलेक्टर होता है। तो ये सर्किट जो एसी करंट इनपुट हो रहा है उसी में लाइन मीटर लगा होता है और ये दोनों इनपुट जो है एक ऑटो ट्रांसफार्मर में दिया जाता है। ये क्या है? ये है ऑटो ट्रांसफार्मर। ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है। इसमें इनपुट करंट दिया जाता है। उसके बाद इस ऑटो ट्रांसफार्मर से आपका 3 सर्किट बनता है। इसमें एक जो है ये वाला भाग हो गया, नीचे वाला ये पूरा जो फिलामेंट सर्किट होता है। क्या होता है? फिलामेंट सर्किट। ये वोल्टेज जो है फिलामेंट में लगा रहता है, आगे जाकर के यहाँ देखिए जा रहा है फिलामेंट में। तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर से जो करंट जाता है उसी में एमएस सेलेक्टर लगा होता है। एमएस सेलेक्टर मतलब मिली एम्पियर सिलेक्शन। ये डायरेक्ट ट्यूब करंट है। ट्यूब का मतलब फिलामेंट में कितना करंट देना है वो इसी से सिलेक्ट होता है। जितना हम यहाँ से करंट देंगे उसी के अनुसार वहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा फिलामेंट में। तो इस सर्किट में ये जो लगा है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। क्या है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ से वोल्टेज ज़्यादा आए, वोल्टेज अगर ज़्यादा भी आ गया तो उसको क्या करता है? डाउन कर देता है। यहाँ से अगर 220 वोल्ट इनपुट अगर मिलता है लगभग, एक सपोज एग्जांपल के रूप में अगर मान लीजिए कि यहाँ से अगर 220 वोल्ट अगर मिल रहा है तो उसको 10 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मतलब इसमें करंट को लो कर देता है। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया फिलामेंट सर्किट में। अब ऊपर में देखिए 2 सर्किट है। ये जो है ये पूरा ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर हो गया। और इधर जो है ये वाला एरिया ये पूरा ये लो वोल्टेज सर्किट हो गया। लो वोल्टेज
सर्किट हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक्सरे सर्किट में हमारा मेन जो मेजर 3 सर्किट है। एक हाई वोल्टेज सर्किट जिसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है, एक लो वोल्टेज सर्किट जिसमें इनपुट जो है ऑटो ट्रांसफार्मर से होकर के आगे जाता है, जिसमें आगे आपका ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो हो गया हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में केवीपी लगा होता है। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता भी है कि केवीपी जो है, केवीपी सेलेक्टर को प्राइमरी सर्किट में रखा जाता है कि सेकेंडरी सर्किट में रखा जाता है। तो ये प्राइमरी सर्किट जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में रखा जाता है। और ये ऑटो ट्रांसफार्मर से जो जाता है लाइन, उसमें टाइम सिलेक्टर होता है। इस जगह पे ये सर्किट में टाइम सिलेक्टर होता है जो सेकेंड कंट्रोल करता है कि कितना सेकेंड तक हमको इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन करना है। और इसमें एक रेक्टिफायर लगा होता है। रेक्टिफायर क्या करता है कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे हम यहाँ से इनपुट दे रहे हैं एसी, रेक्टिफायर उसको डीसी में कन्वर्ट कर देता है। और ये हाई वोल्टेज सर्किट का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ ट्रांसफर, इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर से वोल्टेज अगर यहाँ कम आ रहा है तो इसको ये बढ़ा करके देगा। और ये जो करंट जो ये पास करेगा, रेक्टिफायर उसको अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करके वो आपको एक्सरे ट्यूब में दे देगा। और एक सर्किट इसका फिलामेंट में भी आ जाता है जो फोकसिंग कप में चला जाता है। और ये रेक्टिफायर से आने वाला करंट जो है कैथोड और एनोड के बीच में हाई पोटेंशियल वोल्टेज क्रिएट करता है। अब इस हाई पोटेंशियल वोल्टेज के कारण ही फिलामेंट से जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है वो एनोड की तरफ एसिलरेट होता है और यहाँ पे जाके स्ट्राइक करता है, तो एक्सरे निकालता है। तो इसमें 2 ट्रांसफार्मर हो गया, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया और एक रेक्टिफायर। ये एक्सरे सर्किट का मुख्य पार्ट है, जिसमें एमए सिलेक्टर जो है कहाँ लगा रहता है, फिलामेंट सर्किट में। आप लोग ये चीज़ आप लोग एकदम इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। एमए सिलेक्टर जो है कहाँ लगा होता है, फिलामेंट सर्किट में। फिलामेंट सर्किट में। और केवीपी सर्किट कहाँ लगाता है, केवीपी सेलेक्टर जो है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर सॉरी स्पेलिंग गलती लिखा है, ट्रांसफार्मर प्राइमरी सर्किट में। केवी सिलेक्टर जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में लगा होता है। टाइम सिलेक्टर भी आपका ये सेम इसी प्राइमरी सर्किट में लगा होता है। और लाइन वोल्टेज सिलेक्टर या मीटर कहिए उसको, मीटर ये कहाँ लगा होता है, इनपुट एसी प्राइमरी सर्किट में।
तो ये मेन चीज़ है आपका, एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है, रेक्टिफायर क्या है। तो देखिए, हम अगर ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, सबसे पहले ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर जो है ये प्राइमरी वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है सेकेंडरी वोल्टेज में। प्राइमरी वोल्टेज को ट्रांसफर करता है सेकेंडरी वोल्टेज में। अगर प्राइमरी वोल्टेज कम है तो उसको बढ़ा सकता है, अगर बढ़ा हुआ है तो कम कर सकता है, या जो प्राइमरी में करंट मिल रहा है वही वोल्टेज सेकेंडरी में भी पास कर सकता है। तो ट्रांसफार्मर जो है ये वोल्टेज ट्रांसफॉर्म करता है, वोल्टेज ट्रांसफर फ्रॉम प्राइमरी कॉइल टू सेकेंडरी कॉइल। अब इसका डिफिनेशन वगैरह सब बुक से भी आप देख सकते हैं। एक्सरे का जो टेक्स्ट बुक ऑफ रेडियोलॉजी आता है उस समय डिफिनेशन वगैरह दिया हुआ है, लेकिन मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो मैं यहाँ कवर कर दे रहा हूँ। तो ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है। इसमें मेनली प्रत्येक ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल होता है या 2 सर्किट होता है। जैसे ये आयरन कोर हो गया, ये आयरन कोर हो गया। मान लीजिए ऐसे बाइंडिंग किया हुआ है, ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है? तो ट्रांसफार्मर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है कि जब हम एक कॉइल में आयरन ओर के ऊपर लपेटे गए जो कॉपर कॉइल होता है उसमें जब हम करंट इनपुट करते हैं तो इसका एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और इसके मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई दूसरा कॉइल अगर है, दूसरा सर्किट है, तो इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो इस आयरन कोर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में चेंजिंग करेगा, जिससे इस सर्किट में एक करंट इंड्यूस होता है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। उसी प्रिंसिपल पर हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है। जब इसमें हम वोल्टेज इनपुट करते हैं और यहाँ से आउटपुट होता है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये कॉपर वायर का वाइंडिंग है इस पे, तो इधर वाइंडिंग ज़्यादा दिख रहा है, इधर कम दिख रहा है। इसका क्या मतलब है? ये वोल्टेज जो है वो नंबर ऑफ टर्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर यह इधर प्राइमरी में ये आपका हो गया प्राइमरी कॉइल और ये हो गया सेकेंडरी कॉइल, मतलब प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है, मतलब वोल्टेज ज़्यादा जा रहा है,
और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कम है, तो ये वोल्टेज कम आउटपुट होगा, मतलब ज़्यादा वोल्टेज को कम करके ये आगे ट्रांसफर करेगा। ऐसे ट्रांसफार्मर को हम क्या कहते हैं, स्टेप डाउन, जो वोल्टेज को डाउन कर दे रहा है। तो इस तरह से अगर हम देखें ट्रांसफार्मर के टाइप, तो 3 तरह का हो गया टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। पहला स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होता है कि प्राइमरी में स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो है प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम रहेगा और सेकेंडरी में ज़्यादा रहेगा। जैसे ये देखिए, तो ये कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज में बढ़ाकर ट्रांसफर करता है। दूसरा हो गया आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो आप ये देखें लिए, ये ज़्यादा वोल्टेज को कम करके देता है। और एक होता है तीसरा आइडियल ट्रांसफार्मर। इसका मतलब इसमें प्राइमरी कॉइल में और सेकेंडरी कॉइल में दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो इक्वल होता है। ये प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग दोनों में नंबर ऑफ टर्न जो है बराबर होता है। तो ये न वोल्टेज को बढ़ाता है और न घटाता है। तो अगर यहाँ हम देखते हैं जैसे नंबर ऑफ टर्न डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो अगर एनपी जो है, एनपी को हम प्राइमरी कॉइल टर्न मान लेते हैं और एनएस जो है सेकेंडरी कॉइल टर्न हो गया और वीपी प्राइमरी वोल्टेज और वीएस सेकेंडरी वोल्टेज। ये देखिए एनपी प्राइमरी वोल्टेज कॉइल टर्न हो गया, एनएस सेकेंडरी कॉइल टर्न हो गया, वीपी प्राइमरी वोल्टेज और वीएस सेकेंडरी वोल्टेज। तो नंबर ऑफ टर्न अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, तो यहाँ हम लिख सकते हैं। तो ट्रांसफर फॉर्मूला से वी एस बटा वी पी इक्वल टू एन एस बाई एन पी, ये ट्रांसफार्मर फॉर्मूला हो जाता है। यहाँ एन एस बाई एन पी को टर्न रेशियो कहा जाता है, टर्न रेशियो। ये ध्यान दीजिएगा। अब टर्न रेशियो जो है एन एस बाई एन पी ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा। यदि एन एस बाई एन पी 1 से कम है तो स्टेप डाउन हो जाएगा।
और NS/NP इक्वल टू 1 है, तो ये आइडियल ट्रांसफार्मर हो जाएगा। आइडियल ट्रांसफार्मर में ना वोल्टेज कम होता है ना ज़्यादा होता है, जितना इनपुट देगा उतना ही आउटपुट हो जाएगा। अब यदि ओम्स लॉ अगर हम देखें, ओम्स लॉ, तो V बराबर क्या होता है IR ना, V बराबर IR। और एक आइडियल ये अगर देखें इस फॉर्मूला पर अगर पुट करते हैं यहाँ पे, तो V बराबर क्या हो जाएगा IS, माने सेकेंडरी में करंट, R तो सेम रहेगा क्योंकि वायर सेम यूज हो रहा है, तो IP R इक्वल टू NS/NP, R कट जाएगा तो IS/IP इंटू NS/NP। मतलब ये भी करंट भी NS का प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन यदि हम आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए देखें, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, अब इसमें कह रहा है कि इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर, और पावर को हम कहाँ से दर्शाते हैं VI। VI को क्या कहा जाता है पावर। तो अगर इनपुट VP इंटू IP इक्वल टू VS इंटू IS, मैंने सेकेंडरी कॉइल का करंट, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये VS/VP ये इधर चला गया तो ये इधर आ जाएगा IP/IS। तो यहाँ देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर में वोल्टेज जो है वो करंट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। मतलब यदि वोल्टेज अगर इंक्रीज करना है तो करंट को डिक्रीज करना होगा। सेकेंडरी का वोल्टेज अगर ज़्यादा है और प्राइमरी का वोल्टेज कम है तो ये प्राइमरी का करंट कम हो जाएगा और सेकेंडरी का करंट बढ़ जाएगा, तभी तो ये वोल्टेज बढ़ेगा ना स्टेप डाउन में, स्टेप अप में। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो है वोल्टेज बढ़ जाता है प्राइमरी से सेकेंडरी में, तो वोल्टेज जो है करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इफ voltage to increase then current to be decrease। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर था। अब हम लोग देख लेते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ। ऑटो ट्रांसफार्मर सेल्फ इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। इसमें क्या होता है कि वोल्टेज फिक्स होता है। एक इनपुट वोल्टेज को जितना आउटपुट देना है वो एक बार फिक्स कर देता है, वो उतना ही देगा। जैसे ये देखिए, अगर टर्न रेशियो इनपुट में अगर हम यहाँ दे रहे हैं और आउटपुट में हम उसके आधे में ही जोड़ दे रहे हैं टर्न, तो इधर अगर हम 120 वोल्ट इनपुट देंगे तो ये 60 वोल्ट ही जो है आउटपुट देगा। तो ये फिक्स रहता है।
और ये सिंपल ऑटो ट्रांसफार्मर है। और एक होता है स्विचिंग ऑटो ट्रांसफार्मर। स्विचिंग ऑटो ट्रांसफार्मर मतलब इनपुट फिक्स होता है लेकिन आउटपुट हम सेलेक्ट कर सकते हैं स्विच के थ्रू, माने घटा बढ़ा सकते हैं। अगर हम 120 वोल्ट इनपुट अगर हम यहाँ दे रहे हैं तो यहाँ हम 60 भी ले सकते हैं, इसको 80 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं स्विच के थ्रू, तो उसको हम स्विच ऑटो ट्रांसफार्मर बोलते हैं। बाकी ट्रांसफार्मर का वर्क तो वही है, प्राइमरी वोल्टेज को सेकेंडरी वोल्टेज में सेकेंडरी कॉइल में ट्रांसफ़र करना वोल्टेज को। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में जो है एक स्विचिंग ट्रांसफार्मर होता है जो आउटपुट वोल्टेज को हम सेलेक्ट कर सकते हैं और इनपुट वोल्टेज हमारा फिक्स होता है। तो ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर था। अब एक है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक इम्पोर्टेंट डिवाइस होता है एक्सरे सर्किट में। रेक्टिफायर क्या काम करता है? रेक्टिफायर कन्वर्ट AC वोल्टेज टू DC वोल्टेज। AC में क्या होता है? करंट दोनों डायरेक्शन में चलता है। इसमें क्या है कि एक अल्टरनेटिंग करंट देता है, देगा छोड़ देगा, दूसरा डायरेक्शन में गया फिर दूसरा डायरेक्शन में फिर दूसरा डायरेक्शन में, ये AC करंट है। लेकिन रेक्टिफायर जो है इसको क्या करता है? डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है ताकि कंटिन्यूअस वोल्टेज मिल सके, क्योंकि वहाँ पे हाई वोल्टेज सर्किट में ही रेक्टिफायर लगाया जाता है। क्वेश्चन में पूछेगा अगर कि वेयर हाई रेक्टिफायर इज प्लेस्ड इन एक्सरे सर्किट, तो ये रेक्टिफायर जो है हाई वोल्टेज सर्किट में प्लेस किया जाता है ताकि यह फोकसिंग कप को कंटिन्यूअस वोल्टेज दे सके और एनोड और कैथोड के बीच में हाई पोटेंशियल वोल्टेज क्रिएट कर सके ताकि वो इलेक्ट्रॉन को एसिलरेट कर सका। हमारा जो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है उसको एनोड की तरफ एसिलरेट कौन करता है? हाई पोटेंशियल वोल्टेज फोकसिंग कप का। तो हाई पोटेंशियल वोल्टेज क्रिएट करने के लिए ही रेक्टिफायर लगाया जाता है जो अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में चेंज कर देता है। अब यहाँ रेक्टिफायर भी दो तरह का होता है। पहले एक सिलेनियम का होता था, बनता था, और एक दूसरा बनता है सिलिकॉन का। रेक्टिफायर दो मटेरियल से बनाया जाता है, पहले सिलेनियम से बनाया जाता था और सिलिकॉन से बनाया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे सेलेनियम है तो इसका कैपेसिटी 266 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है हीट होने का, तो ये कम हीट बर्दाश्त करता है। तो ये जल्दी अगर हीट हो जाएगा तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप का समस्या आता है। हीट हो जाने के कारण वोल्टेज डाउन हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और सिलिकॉन का जो है टेम्परेचर ये 392 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टेबल रहता है, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप की समस्या नहीं होती है। यही अंतर है दोनों सिलेनियम रेक्टिफायर में और सिलिकॉन रेक्टिफायर में। और रेक्टिफायर के बारे में एक चीज़ और याद रखना है कि रेक्टिफायर जो होता है इट composed of about 150 small diode, 150 छोटे छोटे लगभग डायोड को कंपोज करके जोड़ करके रेक्टिफायर बनाया जाता है। तो ये आज का आपका एक्सरे सर्किट था जिसमें हम लोग हाई वोल्टेज सर्किट, फिलामेंट सर्किट और लो वोल्टेज सर्किट देखें। उसमें 3 तरह का ट्रांसफार्मर रहता है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर।
ऑटो ट्रांसफार्मर जो है लाइन वोल्टेज को लेकर के देता है। उसके बाद फिलामेंट सर्किट में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है और हाई वोल्टेज सर्किट में स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा रहता है। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में जो है रेक्टिफायर लगा होता है। तो बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग खुश रहिए और पढ़ते रहिए। अब सप्ताह के लास्ट में जो है ना MCQ क्वेश्चन लेकर के हम आएंगे संडे को। MCQ क्वेश्चन जो है देंगे आपको संडे को। तब तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।